सुप्रभात बच्चों। रासायनिक साम्य के अंतर्गत हमने द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम और उनके अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ लिया है। आज हम देखते हैं लासा-तेलिए का नियम। मूलतः लासा-तेलिए का नियम रासायनिक साम्य पर भौतिक कारकों के परिवर्तन से संबंधित है। 1884 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लासा-तेलिए ने इसको प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार यदि साम्यावस्था पर ताप, दाब, सांद्रण, आयतन आदि का परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था ऐसी दिशा में परिवर्तित हो जाती है जिससे किए गए परिवर्तन का प्रभाव दूर हो सके। इसमें मूलतः ताप, दाब, सांद्रण, आयतन ये 4 तरह के परिवर्तन हैं। अगर ताप परिवर्तित करते हैं तो उस दशा में अभिक्रिया यदि ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था उस तरफ परिवर्तित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ बढ़ती है जिधर आयतन कम होता है तथा सांद्रता परिवर्तित करने पर अभिक्रिया उस तरफ बढ़ती है जिधर उसकी सांद्रता कम होती है। ये लासा-तेलिए का नियम है। ताप बढ़ाने पर चूंकि साम्यावस्था पर 2 परस्पर विपरीत क्रियाएं एक साथ होती हैं, इनमें से एक क्रिया ऊष्माक्षेपी और दूसरी ऊष्माशोषी होती है। ताप बढ़ाने पर उस अभिक्रिया का अभिक्रिया वेग बढ़ेगा जिससे बढ़े हुए ताप का प्रभाव निष्प्रभावी हो जाए, अर्थात ऊष्माशोषी अभिक्रिया की तरफ। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अभिक्रिया दर घट जाएगी। साम्यावस्था पर बाहर से कोई अवयव मिलाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिधर उस अवयव की सांद्रता में कमी होगी। अतः अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर साम्यावस्था अग्रिम दिशा में तथा उत्पादों की बढ़ाने पर विपरीत दिशा में विस्थापित होगी। दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया कम आयतन की तरफ होगी। जिस गैसीय अभिक्रिया में गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या कम होगी उसमें दाब भी कम होगा, चूंकि दाब समानुपाती मोलों की संख्या की होती है। अगर अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात मोलों की संख्या समान है तो उस अभिक्रिया पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आयतन बढ़ता है तो दाब घटता है, अतः आयतन बढ़ाने पर साम्यावस्था उस ओर विस्थापित होगी जिस ओर गैसीय पदार्थों के मोलों की संख्या बढ़ती है। तो ये है लासा-तेलिए का नियम। अब इस लासा-तेलिए के नियम के आधार पर भौतिक साम्यों पर इनका अनुप्रयोग देखते हैं। पहला है फोर्स नहीं है, ठोस है। ये ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव। अधिकांश ठोस पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं, अतः ताप कम हो जाता है। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को जल में घोलने पर ठोस पोटेशियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट की संतृप्त विलयन में एक साम्य स्थापित हो जाता है और यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी है। अब अगर ताप बढ़ाते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट की विलेयता बढ़ जाती है।
लेकिन अगर कास्टिक पोटाश को जल में घोलेंगे तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देती है और वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, अतः ताप बढ़ाएंगे तो उस दशा में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटाश की विलेयता घट जाती है। दूसरा है गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव। जब किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो उसका आयतन घटता है और दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस तरफ बढ़ती है जिधर आयतन कम हो। इसलिए दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। बर्फ का पिघलना। बर्फ जब जल में परिवर्तित होता है तो ऊष्मा शोषित होती है, वो करीब करीब 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। तो अगर इस पर ताप बढ़ा देंगे तो बर्फ के पिघलने की दर बढ़ जाएगी। अगर दाब बढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी, चूँकि बर्फ़ का आयतन जल के आयतन से अधिक होता है, इसलिए दाब बढ़ाने पर भी बर्फ़ के पिघलने की दर बढ़ जाती है। अगला है जल का वाष्पीकरण। जल जब जलवाष्प में परिवर्तित होती है तो उस दशा में उसके आयतन में वृद्धि होती है। तो अगर हम उस पर ताप बढ़ा देंगे, चूँकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, तो ताप बढ़ाने पर जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। लेकिन अगर दाब बढ़ा देंगे तो चूँकि जल से जो जलवाष्प बनती है उसका आयतन अधिक होता है, इसलिए उसके वाष्पन की दर घट जाएगी। तो ये थे भौतिक साम्य और इन भौतिक साम्यों पर द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का अनुप्रयोग। अब रासायनिक साम्य पर लासा-तेलिए के नियम का अनुप्रयोग। पहला है हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण। अभिक्रिया H2 + I2 = 2HI + Q किलो कैलोरी। चूँकि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ताप बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन के जुड़ने की दर के बजाय हाइड्रोजन आयोडाइड के वियोजन की दर बढ़ जाएगी। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए कम ताप आवश्यक है। नंबर 2 है अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात कुल मोलों की संख्या समान है। अभिक्रिया के पूर्व भी 2 मोल है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन, और अभिक्रिया के पश्चात भी 2 मोल है हाइड्रोजन आयोडाइड का। इसलिए दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस पर, इसलिए सामान्य दाब रखते हैं। अब इसमें हाइड्रोजन या आयोडीन अधिक मिला में तो हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की दर बढ़ जाती है। अतः लासा-तेलिए के नियम के अनुसार कम ताप, सामान्य दाब और हाइड्रोजन एवं आयोडीन की अधिक सांद्रता आवश्यक है। दूसरा देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का संश्लेषण। अभिक्रिया N2 + O2 = 2NO - 43.2 किलो कैलोरी। इसको देखो, ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगर ताप बढ़ावेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने की दर बढ़ जाएगी, ताप घटा देंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड के वियोजन की दर बढ़ जाएगी। इसलिए इसके लिए अधिक ताप चाहिए। दाब में अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात मोलों की संख्या समान है, इसलिए दाब का कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की सांद्रता जितनी बढ़ाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड के संश्लेषण की दर उतनी ही अधिक होगी। अतः लासा-तेलिए के नियम के अनुसार अधिक ताप, सामान्य दाब और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक अम्ल नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, इसके बनने की दर को बढ़ाएगी। अब आते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन। ये होता है PCl3 = PCl5 = PCl3 + Cl2 - Q किलो कैलोरी। अभिक्रिया से ही स्पष्ट है कि यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है।
अतः फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का वियोजन ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा। अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात मोलों की संख्या अभिक्रिया से पूर्व 1 मोल, पश्चात 2 मोल है। अर्थात दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया उस तरफ बढ़ती है जिधर आयतन कम होता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया के पूर्व 1 आयतन, अभिक्रिया के पश्चात 2 आयतन, मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के वियोजन की दर के बजाय उसके संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए कम दाब आवश्यक है। नंबर 3 पर है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की सांद्रता जितनी अधिक बढ़ाएंगे उतना ही फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन मिलेगी। इसलिए इस अभिक्रिया के लिए कम ताप, अधिक दाब और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अधिक सांद्रता आवश्यक है। अगला है अमोनिया का हैबर विधि से निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक संबंधी 3 के अनुपात में संपीड़ित करते हैं। आयरन उत्प्रेरक होता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है, 500 डिग्री तापमान होता है और 200 से 300 वायुमंडल दाब लगाते हैं, तब अमोनिया बनती है। अगर इसके समीकरण को देखें तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ाने पर अमोनिया के संश्लेषण की दर घट जाएगी। लेकिन इस अभिक्रिया का सामान्य ताप ही 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो इस अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी। अभिक्रिया के पूर्व अभिकारकों के कुल 4 आयतन हैं, 1 आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन, और अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले अमोनिया का आयतन 2 है। दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया कम आयतन की तरफ बढ़ेगी, अर्थात अमोनिया के संश्लेषण की दर बढ़ जाएगी। तो इस अभिक्रिया के लिए अधिक दाब चाहिए जो 200 से 300 वायुमंडल होता है, तथा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अधिक सांद्रता अमोनिया के संश्लेषण में सहायक है। इसलिए हम कहते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन की अधिक सांद्रता, कम ताप और अधिक दाब इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। सल्फर ट्राइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण 2SO2 + O2 = 2SO3 + 45,200 कैलोरी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण सामान्यतः आप कह सकते हैं कि कम ताप चाहिए। अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात में देखो, अभिक्रिया के पूर्व कुल 3 आयतन, पश्चात 2 आयतन, इसलिए आयतन कम है तो अधिक दाब चाहिए। और सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड का अधिक सांद्रण चाहिए। इस अभिक्रिया का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के शीर्षकक्ष और संपर्क दोनों विधियों में किया जाता है। अब देखते हैं मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा रासायनिक साम्य। किसी अभिक्रिया के उत्पादों तथा अभिकारकों की मुक्त ऊर्जाओं के अंतर को उस अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। अर्थात मुक्त ऊर्जा परिवर्तन ΔG बराबर उत्पादों की मुक्त ऊर्जा माइनस अभिकारकों की मुक्त ऊर्जा। यदि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और उसके लिए यदि ΔG का मान ऋणात्मक है तो अभिक्रिया अग्रिम दिशा में स्वतः प्रवर्तित होगी, अर्थात अग्र अभिक्रिया होगी। यदि ΔG का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया व्युत्क्रम दिशा में होगी, क्योंकि उत्पादों की आंतरिक ऊर्जाएं अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जाओं से अधिक है। यदि ΔG का मान 0 है, अर्थात अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी।
उत्पादों तथा अभिकारकों की मानक अवस्थाओं में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं और इसको डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। वान 't हॉफ ने ऊष्मागतिकी के नियमों के आधार पर मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा साम्य स्थिरांक में एक संबंध स्थापित किया, जो है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस आर टी एल एन क्यू, या डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी जीरो प्लस 2.303 आर टी log base 10 क्यू। क्यू एक गुणांक है। इस क्यू को कहते हैं अभिक्रिया भागफल। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो उत्क्रमणीय है उसके किसी भी स्तर पर उत्पादों और अभिकारकों की सांद्रताओं का जो अनुपात है वो कहलाता है अभिक्रिया भागफल या क्यू। साम्यावस्था पर क्यू जो होता है वो साम्य स्थिरांक के बराबर होता है, यानी क्यू बराबर के सी या के पी, और इसके लिए डेल्टा जी का मान 0 होगा क्योंकि वहाँ पर साम्यावस्था पर जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है उसका मान 0 होता है। तब हम लिखते हैं डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू -2.303 आर टी एल बेस 10 के पी या के सी। यहाँ पर टी परमताप, डेल्टा जी जीरो की ऊर्जा मात्रक आर के समान है। गैसीय अभिक्रियाओं के लिए के बराबर के पी अथवा के बराबर के सी तथा विलयन की अभिक्रियाओं के लिए के का मान के सी के बराबर होता है। के सी में सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर तथा के पी में दाब की मात्रक वायुमंडल है। तो ये था मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और साम्य स्थिरांक। विलयनों में आयनिक साम्यावस्था। ऐसे पदार्थ जो विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं चालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते उनको कुचालक कहते हैं। विद्युत के चालकों की मूलतः 2 श्रेणियां हैं। नंबर 1 है धात्विक चालक और दूसरा है विलयन सुचालक या विद्युत अपघटनी सुचालक। धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक का कार्य करते हैं। धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उनमें भौतिक परिवर्तन होगा लेकिन कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। सुचालकता अधिक होती है, द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है तथा धात्विक चालकों के ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है। विद्युत सुचालक या विद्युत अपघटनी सुचालक। जिन विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है उनको विद्युत सुचालक विलयन तथा नहीं प्रवाहित होती है उनको विद्युत कुचालक विलयन कहते हैं। विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है और आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं। इनमें भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इनकी चालकता धात्विक चालकों की तुलना में बहुत कम होती है। धारा प्रवाह के कारण द्रव्य का स्थानांतरण भी होता है लेकिन इनके ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है। विद्युत अपघट्य, अनपघट्य और विद्युत अपघटन। ऐसे पदार्थ जिनके विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उनको वैद्युत अपघट्य कहते हैं।
जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है उनको वैद्युत अनपघट्य कहते हैं। तथा किसी वैद्युत अपघट्य की गलित अवस्था में या उसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गलित अवस्था या विलयन में उपस्थित आयनों का विपरीत प्रकार के इलेक्ट्रोडों की तरफ गति करके ऑक्सीकृत या अपचयित होने की क्रिया वैद्युत अपघटन कहलाती है। फिर से सुनो, ऐसे विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रवाहित हो जाती है वैद्युत अपघट्य, जिनमें प्रवाहित नहीं होती है वो वैद्युत अनपघट्य, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों का विपरीत इलेक्ट्रोडों पर जाके ऑक्सीकृत या अपचयित होने की जो क्रिया है वो वैद्युत अपघटन कहलाती है। अब आते हैं परमाणु तथा आयन में अंतर। कोई भी परमाणु वैद्युत उदासीन होगा जबकि आयन पर धन या ऋण आवेश होता है। जैसे सोडियम परमाणु है, सोडियम Na+ है, इसमें 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि जो सोडियम का धनायन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं अस्थायी होती हैं। आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं स्थायी होती हैं, उनकी बाहरी कक्षा में अष्टक होता है। अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण परमाणु प्रायः स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, जबकि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना के कारण आयन विलयन की अवस्था में स्वतंत्र रह सकते हैं तथा उपर्युक्त पदार्थों की उपस्थिति में ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। भिन्न इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं के कारण परमाणुओं तथा आयनों के गुण सर्वथा भिन्न होते हैं। अब आते हैं विद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है। इसको सबसे पहले ग्रोथस ने 1805 में समझाने का प्रयास किया था। उसके बाद 1887 में स्वांटे आर्हेनियस ने वैद्युत वियोजन का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य को जल या उचित विलायक में घोलने पर वह दो प्रकार के आवेशित कणों में विभक्त हो जाता है, जिन्हें आयनन कहते हैं, और यह घटना आयनन कहलाती है। धनावेशित कणों को धनायन और ऋणावेशित कणों को ऋणायन कहते हैं। किसी आयन पर स्थित आवेशों की संख्या उसके परमाणु अथवा परमाणु के समूह की संयोजकता के बराबर होती है। धन आयनों के आवेशों की कुल संख्या ऋण आयनों के आवेशों की कुल संख्या के बराबर होती है। देखो, ये आवेश है, ये ऋण है, आवेश है। अगला है विद्युत वियोजन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा आयनों और अणु, ये अणु है, ये आयन है, के मध्य साम्यावस्था स्थापित होती है। A + B = A+ + B-। साम्यावस्था पर A+ × B- AB बराबर K, जहाँ K आयनन स्थिरांक है तथा अथवा वियोजन स्थिरांक कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके आयनों के स्वभाव तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं। किसी विद्युत अपघट्य को जल में घोलने पर सभी अणु आयनित नहीं होते हैं, अतः ऐसे अणुओं की संख्या जो आयनित होते हैं उनको उसकी वियोजन की मात्रा कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन, ये विलयन की विद्युत चालकता विलयन में उपस्थित अणु की संख्या, आयनों की संख्या
तथा उनके आवेश पर निर्भर करती है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म, ये अणुसंख्य गुणधर्म हैं, का निर्धारण करने के लिए आयन अणु की भांति व्यवहार करते हैं, जैसे क्वथनांक उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्प दाब में कमी, परासरण दाब पर किसी विद्युत अपघट्य का मूल का प्रभाव किसी विद्युत अनपघट्य के मूल के 1 मोल के प्रभाव से अधिक होगा। तो ये था वैद्युत अपघटनी वियोजन का सिद्धांत आर्हेनियस का। अब इन पर किसका प्रभाव पड़ेगा और इसके अनुप्रयोग क्या होंगे, उसको कल। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।